Hello friends, I hope all are good. In this video we discuss one important topic which are recently in a news, that is one nation one election. आज अपन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो कि कुछ समय से न्यूज़ में है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। वन नेशन एंड वन इलेक्शंस, टू द पॉइंट बात करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउ पहले देखते हैं वाई इन द न्यूज़ वन नेशन वन इलेक्शन न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट सेट अप द कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू कंसिडर द फिजिबिलिटी और टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन एंड वन इलेक्शन इनिशिएटिव। अभी गवर्नमेंट ने क्या करा है, 1 सितंबर को एक कमेटी सेटअप कर रही है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी टू कंसिडर द फिजिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द वन नेशन एंड वन इलेक्शंस। इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का फोकस रहा है कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जाए आफ्टर द 2019 इलेक्शंस। ठीक है, फाइनली गवर्नमेंट ने एक कमेटी सेटअप कर दी है। ठीक है, कि भाई वन नेशन वन इलेक्शंस को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्या ये फिजिबल है या नहीं है। ठीक है, इस चीज़ के लिए कमेटी सेटअप हुई है। सेकंड थे कि एक और चीज़, अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया है जो कि 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक है। जब भी कोई एक मेजर डिसीजन लेना होता है, एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्पेशल सेशन बुलाता है। जीएसटी के टाइम भी सेम थिंग हुआ था। ठीक है, एक स्पेशल सेशन बुलाया गया था। ओके, नाउ उसके बाद अपन ये देखते हैं व्हाट इज़ द वन नेशन एंड वन इलेक्शन प्लान है क्या ये। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझना, वन नेशन एंड वन इलेक्शन में गवर्नमेंट एक ही चीज़ करना चाह रहा है कि वो लोकसभा के इलेक्शंस और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन को सिंक्रोनाइज़ कराना चाह रहे हैं। ठीक है, कि हम भाई लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन एक साथ कंडक्ट कराएं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोकल इलेक्शन की बात नहीं हो रही, पंचायती इलेक्शंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पे म्यूनसिपल इलेक्शंस की बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा इलेक्शन और स्टेट असेंबली इलेक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, टू सिंक्रोनाइज दैट ऑफ द टाइमिंग ऑफ द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शन अक्रॉस ऑल द स्टेट। उससे होगा क्या, उससे ये होगा, आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, हर 3-4 मंथ में कहीं ना कहीं इलेक्शन कंडक्ट होते ही होते हैं। ठीक है ना, किसी ना किसी स्टेट असेंबली के इलेक्शन होते ही होते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पोल जो है उससे इन द कंट्री वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। ठीक है ना, अगर हम एक सिंक्रोनाइज करा देंगे इलेक्शन को, असेंबली के इलेक्शंस को और लोकसभा के इलेक्शन को, जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन जो होते हैं कंट्री में वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना, नाउ उसका रिजल्ट क्या मिलेगा वो मैं आगे बात करूँगा। नाउ ये चीज़ कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रही है। ठीक है, पहले भी एक टाइम पे इलेक्शन होते थे, लोकसभा के इलेक्शन और स्टेट असेंबली के इलेक्शन, आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। उसके बाद 1951 से लेके 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1952 में, 1957 में, 1962 में और 1967 में। यहाँ पे इस टाइम पीरियड तक क्या हुआ है, एक ही टाइम पे इलेक्शंस होते थे। ठीक है ना, असेंबली के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और लोकसभा के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। लेकिन ये साइकिल क्या हुई, ब्रेक हुई। वो क्यों हुई, उसका रीज़न भी अपन अभी देखते हैं। नाउ मैंने यहाँ पे यही लिखा है, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा एंड ऑल द स्टेट असेंबली वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन द 1951-52 फॉलोइंग द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन जनवरी 26, 1950। नाउ ये साइकिल ब्रेक कब हुई, ये साइकिल ब्रेक एक्चुअल में 1969 से होना चालू हो गया था, लेकिन एक्चुअल में ये साइकिल ब्रेक हुई 1967 के बाद। ठीक है ना, क्यों हुआ उसका रीज़न सुनिए। 1959 में क्या हुआ, यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्टिकल 356 का यूज़ करते हुए गवर्नमेंट ऑफ केरला को डिसमिस किया। आर्टिकल 356 क्या होता है, बेसिकली प्रेसिडेंशियल रूल होता है। उसमें क्या होता है कि सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको हरदम बोलता हूँ कि फॉरवर्ड लिंकेजेस और बैकवर्ड लिंकेजेस बनाते चलिएगा। अब ये आपका स्टैटिक का पार्ट है कि आर्टिकल 356 क्या है, 352 क्या है, 359, 350, 360 क्या है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या है, ये इमरजेंसी प्रोविंसेस हैं, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, नाउ जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे दिया हुआ है, क्लियरली दिया हुआ है। सेकंड रीज़न क्या रहा ये साइकिल ब्रेक होने का, जो कि लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ होते थे 1967 तक। सेकंड रीज़न ये रहा कि काफ़ी डिफेक्शन और काउंटर डिफेक्शंस के केसेस देखने को मिले इन इंडियन पॉलिटिक्स,
विच लीड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द सेवरल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है ना, काफ़ी कांग्रेस मेंबर्स ने पार्टी छोड़ के डिफरेंट पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है ना, काफ़ी डिफेक्शन और काउंटर डिफेक्शन के केसेस देखने को मिले। उसके कारण उसका रिजल्ट देखने को क्या मिला कि लोकसभा के इलेक्शन और असेंबली के इलेक्शन डिफरेंट टाइम पीरियड पे होने लगे। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे यही पॉइंट लिखा है, एज अ रिजल्ट सेपरेट इलेक्शन नीडेड टू बी हेल्ड फॉर द लोकसभा एंड फॉर द स्टेट असेंबली। नाउ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। प्रेजेंट कंडीशन चार स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा में लोकसभा के जब इलेक्शंस होते हैं सेम टाइम पे इन्हीं चार स्टेट के इलेक्शंस भी कंडक्ट किए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा के। ओके ना, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में वन नेशन वन इलेक्शन चाहता गया। आपको सिंपल से याद करना है, टू सिंक्रोनाइजिंग ऑफ द टाइमिंग ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली इलेक्शन अक्रॉस ऑल द स्टेट, बट नॉट अ लोकल लेवल इलेक्शन। पंचायती राज इलेक्शन की मैं यहाँ पे बात नहीं होगी। ठीक है ना, अब एक चीज़ देख लेते हैं, व्हाट इज़ द बेनिफिट टू हैविंग द वन नेशन एंड वन इलेक्शंस, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ों को सुनिएगा और समझिएगा। होता क्या है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं कंट्री में, हर मैं बोला 3, 4, 5 महीने में आते रहते हैं किसी न किसी असेंबली के इलेक्शन, सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का फोकस इलेक्शन की तरफ हो जाता है। उनका जो की रोल है उसकी तरफ ना ध्यान होके, गवर्नेंस पे ना ध्यान होके, वो सारा का सारा फोकस किस पे हो जाता है, इलेक्शंस पे। इट अनेबल द गवर्नमेंट टू कंसंट्रेट ऑन गवर्नेंस वंस द इलेक्शन आर ओवर। ठीक है ना, अगर एक टाइम पे इलेक्शंस होंगे असेंबली के भी, लोकसभा के भी, तो सारा का सारा जो गवर्नमेंट का जो फोकस रहेगा वो गवर्नेंस पे रहेगा रेदर देन टू इलेक्शंस। ठीक है ना, अभी की क्या कंडीशन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, यूनियन मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, एमपीज़ हो, सबका फोकस कब हो जाता है इलेक्शंस के टाइम, खाली की खाली इलेक्शंस पे। वो अपना जो की रोल है उसको भूल जाते हैं। इससे ये बेनिफिट होगा कि अगर एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो जो गवर्नमेंट जो है वो कंसंट्रेट कर पाएगा किस पे, गवर्नेंस पे। नाउ रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्शन, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर एक टाइम पे दोनों इलेक्शंस करवाए जाएंगे, असेंबली के भी लोकसभा के भी, तो कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस जो है वो रिड्यूस होगा ही होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो करप्शंस का, पॉलिटिकल करप्शन का जो एक मेन रीज़न भी रहा है वो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस भी रहा है। वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द पॉलिटिकल करप्शन इज़ अ फ्रीक्वेंट इलेक्शन। अब सुनिएगा, एन enormous amount of money has been raised at every election. Election expenses of a political parties can be reduced drastically if elections are held simultaneously. अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस करवाएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ इलेक्शन जो है वो भी रिड्यूस होगा, और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है इतना मनी स्पेंड जो करते हैं इलेक्शंस पे वो भी रिड्यूस होगा। ठीक है ना, ओवरऑल क्या होगा, इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे काफ़ी इफेक्ट करेगा, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ याद रखिएगा, एक डाटा आप लिख भी सकते हैं कि 2019 के जो लोकसभा के इलेक्शन थे उसके में एक रिपोर्ट थी, उसमें ये डाटा निकल के आया कि 60,000 करोड़ रुपीज़ का एक्सपेंडिचर था। कितना था, 60,000 रुपीज़ करोड़ का एक्सपेंडिचर था। फर्दर मोर क्या होता है कि इलेक्शंस कमीशन का भी इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए भी पैसा लगता है, इन्वेस्ट होता है। ठीक है ना, वो भी अच्छा खासा होता है, और अगर एक ही टाइम पे अगर हम इलेक्शंस करवाएंगे तो वो भी पैसा जो है वो बचेगा। ठीक है ना। नाउ सेकंड पॉइंट देखिए क्या इसका पॉजिटिव होगा, कंटिन्यूटी इन द पॉलिसी डिसीजन। आपको पता होगा ये बेसिक पार्ट है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इम्प्लीमेंट होता है आफ्टर अनाउंसिंग द डेट ऑफ इलेक्शंस बाय द इलेक्शन कमीशन, उस समय पे क्या होता है, नो न्यू पॉलिसी डिसीजन आर टेकन ड्यूरिंग द इलेक्शन ड्यू टू द एमसीसी। देयरफॉर की पॉलिसी डिसीजन गेट डिले बोथ सेंट्रल लेवल एंड द स्टेट लेवल। एमसीसी इम्प्लीमेंट होने के बाद जस्ट आफ्टर द इलेक्शन आर अनाउंस बाय द इलेक्शन कमीशन, उस टाइम पे कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते ड्यूरिंग द इलेक्शन ड्यू टू द एमसीसी। उससे क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन डिले हो जाते हैं सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी, ध्यान रखिएगा। नाउ रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स। आपको पता है इलेक्शंस करवाने हैं तो अच्छा खासा सिक्योरिटी फोर्स चाहिए होता है, सिक्योरिटी फोर्स, ताकि एक पीसफुल इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जा सके। ठीक है ना, उसके लिए अच्छा खासा मैन पावर चाहिए, अच्छा खासा मनी चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेज आर एंगेज टू इंश्योर द इलेक्शन टू कंडक्ट पीसफुली। ठीक है ना, अब इससे क्या होता है कि जो की रोल जो है, दिस इन्वॉल्व द मैसिव redeployment involving the huge cost. It also divert the key law enforcement personnel from their critical functions.
ठीक है ना। अब भाई पुलिस पर्सनल और पैरामिलिट्री फोर्स का इलेक्शन करवाना उनका एक की रोल थोड़ी ना है, ठीक है ना। लेकिन उनका आधा सा टाइम तो इस असेंबली का इलेक्शंस करवाना है, इस असेंबली के इलेक्शन करवाने में निकल जाता है, ठीक है ना। तो वो एक उनका जो एक क्रिटिकल फंक्शन जो है, उनका एक मेन जो फंक्शन है, उससे वो क्या हो जाते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं जब ये फ्रीक्वेंट इलेक्शंस कंट्री में होते हैं तो, ठीक है नाउ। उससे क्या होगा, अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस होगा तो वो अपने की रोल पे जो उनका मेन जो काम है उस पर वो फोकस कर पाएंगे। नाउ रिड्यूस द फ्रीबीज एंड इम्प्रूव द स्टेट फाइनेंस, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपने पता ही होगा कि इलेक्शंस के टाइम पे चाहे सेंट्रल लेवल के हों चाहे स्टेट लेवल के हों, काफ़ी में फ्री की चीज़ें बांटी जाती है, ठीक है ना। सिंपल सी रीज़न यही होता है कि किसी भी हालत में हम इलेक्शन लूज़ ना करें, किसी भी हालत में हम सीट लूज़ ना करें। नाउ फ्रीक्वेंट इलेक्शंस लीड टू द गवर्नमेंट टेकिंग पॉलिसी डिसीजन टू वो द इलेक्टोरेट एट एवरी इलेक्शन, इवन though this cannot be stopped fully, the frequency with which the government have to announce the freebies will come down। अगर एक ही टाइम पे इलेक्शंस होंगे तो ये जो फ्रीबीज वाला जो कल्चर चला हुआ है वो भी क्या होगा, थोड़ा रिड्यूस होगा, और स्टेट की जो फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। नाउ ये आपके कुछ प्रॉस थे, कुछ बेनिफिट्स थे कि गवर्नमेंट गवर्नेंस पे फोकस करेगा, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन रिड्यूस होगा, ठीक है ना। एक कंटिन्यूटी आएगी पॉलिसी डिसीजन में, ठीक है। डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अपने जो की फंक्शन जो है उस पर फोकस कर पाएंगे, और जो फ्रीवीज जो है वो रिड्यूस होंगे, उससे क्या होगा, स्टेट फाइनेंस कंडीशन जो होगी वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ओके नाउ चैलेंजेस क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। देखो मैं आपके क्लियर बता देता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शंस का इम्प्लीमेंट करना इतना आसान काम नहीं है, ठीक है। इसमें पहली बात तो हर पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस होना ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्शन कौन लड़ने वाला है भाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ ही तो लड़ने वाली हैं, ठीक है ना। आप एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में रहते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का कंसेंसस होना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ इसको इम्प्लीमेंट करना बड़ा एक डिफ़िकल्ट काम है। दूसरी बात, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो अमेंडमेंट आपके स्पेशल मेजोरिटी से होंगे। स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे कौन सी लगेगी, 2/3 ऑफ द परसेंट ऑफ वोटिंग, ठीक है, 2/3 ऑफ द परसेंट एंड वोटिंग प्लस हाफ ऑफ द हाफ चाहिए आपके यहाँ पे स्टेट्स की, ठीक है। मतलब यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी लगेगी स्टेट्स की, ठीक है। ओके हाफ स्टेट, ठीक है। अभी कितने स्टेट है आपको पता है, 28 में से हाफ चाहिए टू पास एनी अमेंडमेंट, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट करना है तो स्पेशल मेजोरिटी से होगा, वो स्पेशल मेजोरिटी अप्रूव करवाना इतना इजी टास्क नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ वन नेशन वन इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करना इतना इजी टास्क नहीं है, डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन अभी कमेटी सेटअप हुई है, गवर्नमेंट ने करी अंडर द लीडरशिप ऑफ द श्री रामनाथ कोविंद जी के अंडर। देखते हैं आगे इन फ्यूचर में कैसे क्या होता है, ठीक है। अभी तक जो करंट में है वो मैं आपके साथ सारा डिस्कस कर रहा हूँ। फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस भी बता के चल रहा हूँ, जैसे आपको 356 आपको पता होना चाहिए क्या है क्या नहीं है, आगे भी बताऊँगा, ठीक है। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द वन नेशन वन इलेक्शन। फिजिबिलिटी, आर्टिकल 83 क्लॉज 2 और 172 ये कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है, अनलेस एंड अनटिल डिसॉल्व अर्लियर देयर कैन बी सर्कमस्टेंसेस इन आर्टिकल 356 वेयर असेंबली कैन बी डिसॉल्व अर्लियर। सिंपल सी बात है कि 83-72 ये कहते हैं कि लोकसभा और स्टेट असेंबली का जो टेन्योर है वो 5 ईयर है, तब तक कि वो पहले डिसॉल्व ना हो जाए उसके टेन्योर से बाय यूजिंग द आर्टिकल 356। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया जो कि केरला असेंबली में यूज़ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1959 में, जहाँ पे केरला गवर्नमेंट को डिसमिस किया था, और उसके बाद ही ये जो चैन जो है ब्रेक हुई कि लोकसभा के इलेक्शंस और असेंबली के इलेक्शन डिफरेंट टाइम पे होने लगे आफ्टर द 1967 के बाद से, ठीक है ना। अब ये आपको एक बैकवर्ड लिंकेज बन जाता है, ये आपका स्टैटिक का पार्ट है कि 356 क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ एक चीज़ ध्यान रखें, यहाँ पे 2 क्वेश्चन राइज होते हैं कि मान लीजिए व्हाट वुड हैपन इफ़ द सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कोलैप्स इन द मिड टेन्योर, और सेकंड क्वेश्चन ये राइज हो जाता है यहाँ पे वुड द इलेक्शन बी हेल्ड अगेन इन एवरी स्टेट और विल द प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चैलेंज यहाँ पे बना हुआ है। नाउ सेकंड चीज़ आती है लॉजिस्टिक चैलेंज। आपको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है। इस इंडिया में इलेक्शन एक साथ कराना, वो भी असेंबली के भी जनरल इलेक्शन, एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। एक अच्छा खासा मैन पावर चाहिए, एक अच्छा खासा आपको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए, पर्सनल चाहिए,
काफ़ी सारे रिसोर्सेज चाहिए, वो एक लॉजिस्टिक चैलेंज भी एक यहाँ पे बना हुआ है। इट विल पोज द लॉजिस्टिक चैलेंज इन टर्म ऑफ एबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs, पर्सनल एंड अदर रिसोर्सेज। इलेक्शन कमीशन में फेस द डिफ़िकल्टी टू मैनेज द मैसिव एक्सरसाइज। ठीक है, देखो ये 1-2 दिन का टास्क नहीं होगा। अगर ये एक साथ कंडक्ट भी होगा तो ये कम से कम 2-3 महीने चलेगा ही चलेगा। ठीक है, आपको असेंबलीज़ के भी इलेक्शंस करवाने, आपको जनरल इलेक्शंस भी करवाने। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नाउ अगेन द आइडिया ऑफ द फेडरलिज्म, मैं ये एक चीज़ वर्ड यूज़ क्यों करा है, अगेन द आइडिया ऑफ द फेडरलिज्म। सिंपल सी बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन एक तरीके से ये नोशन दे रहा है कि द एंटायर नेशन इज़ वन, फाइन, बट ये आर्टिकल 1 के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है। वहाँ पे ये लिखा हुआ है यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया दैट इज़ भारत दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, एक तरफ आप कह रहे हो यूनियन ऑफ स्टेट, आप एक तरफ ये नोशन कर रहे हो कि एंटायर नेशन इज़ वन। ठीक है, तो ये अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म के है। नाउ उसके बाद एक लीगल चैलेंजेस भी देख लेते हैं। लॉ कमीशन हेडेड बाय द जस्टिस BS चौहान, उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने ये कहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस कराना अभी के कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में फिजिबल नहीं है। वो क्यों नहीं है ये समझिए। उन्होंने ये कहा कि RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और रूल ऑफ कंडक्ट ऑफ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबली विल रिक्वायर द एप्रोप्रिएट अमेंडमेंट टू कंडक्ट द साइमल्टेनियस पोल्स। मैंने अभी आपको बोला यहाँ पे अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और अमेंडमेंट वो स्पेशल मेजोरिटी से जाएगा, और स्पेशल मेजोरिटी और 2/3 ऑफ द प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस सिंपल मेजोरिटी हाफ ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स चाहिए होगी। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिए, और वो मेजोरिटी को पास कराना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। ठीक है, दूसरा उन्होंने ये बोला द कमीशन ऑल्सो रिकमेंडेड टू रिसीव द रेटिफिकेशन फ्रॉम एटलीस्ट 50 ऑफ द स्टेट। अभी मैंने आपको फोकस बार बार कर रहा हूँ, स्पेशल मेजोरिटी एटलीस्ट 50 ऑफ द स्टेट से वहाँ का रेटिफिकेशन लेना ही पड़ेगा। ठीक है ना, विच में नॉट बी अ ईजी टास्क। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं वन नेशन वन इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट कराने में, कुछ चैलेंजेस हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही है कि न्यूज़ में क्यों था। ठीक है ना, वन नेशन वन इलेक्शंस होता क्या है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसमें चैलेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी क्या है कि फाइनली अगर मैं आपको कंक्लूज़न दूं तो कंक्लूज़न यही है कि गवर्नमेंट को इतना हरी नहीं करना चाहिए वन नेशन वन इलेक्शंस पे। होता क्या है कि गवर्नमेंट एकदम से कोई नया रिफॉर्म ले आती है बिगर सोचे समझे, जैसे कि आपको फार्म लॉ में हुआ था, वो 1-1.5 साल बाद फिर वापस लिए गए। ठीक है, इस तरीके से ना करे गवर्नमेंट। ठीक है, इम्प्लीमेंट कराना है पहले ये देखा जाए, आप पहले डाटा कलेक्ट करिए, एक एडिशनल स्टडी करिए। ठीक है ना, आप एक फीडबैक लीजिए वोटर से, अपोजिशन पार्टी से फीडबैक लीजिए, लोकल पार्टी से लीजिए कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट। ठीक है ना, आप इतनी हरी में इसको इम्प्लीमेंट करा देंगे तो फिर दिक्कत होगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है ना, क्या इम्प्लीमेंट कराना भी है कि नहीं है, क्या इंडिया में ये ज़रूरी है भी नहीं है, ये भी ज़रा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस चीज़ को इतना हरी में ना करिए, आप उस चीज़ पे थोड़ा एडिशनल स्टडी करिए, आप डाटा कलेक्ट करिए, आप फीडबैक लीजिए, उसके बाद फिर ये डिसीज़न लीजिए। ठीक है, पहले भी ये अभी का ही कोई टॉपिक नहीं है, ये पहले भी गवर्नमेंट का बहुत फोकस रहा है इस चीज़ पे कि भाई एक ही टाइम पे दोनों के इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाएं। ठीक है, अब फाइनली इन्होंने अभी 1 सितंबर को इन्होंने कमेटी सेटअप करी है, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इतना ही आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। फ्यूचर में जो भी इस पर अपडेट होगा वो कर दे, अपन उस पर एक एक्स्ट्रा वीडियो एडिशनल वीडियो लाएंगे। ठीक है, अभी तक के लिए आप इतना ही समझिए। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो लाएंगे, अच्छी वीडियो बनाएंगे, फिल्टर कंटेंट देंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।